अभी तक के लेक्चर में हमने चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के इंट्रोडक्शन पार्ट को देखा कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक फील्ड। अब हम इसके आगे चलते हैं। आगे जो है हमारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है आपके बोर्ड के लिए और पूरे इस चैप्टर में इसका यूज होना है द न्यूमेरिकल्स। तो ये आपका लॉ है, ये है आपका बायो सैवर्ट लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। अब ये बायो सैवर्ट लॉ है क्या, इसकी जरूरत क्यों है, पहले हम इसको समझते हैं। मैंने इससे पहले आपको ये बताया, ये सिखाया, ये समझाया कि अगर एक वायर है और उस वायर में हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाएं, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कराएं, तो हम देखते हैं कि इसके सराउंड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो क्वेश्चन यहां पे क्या अराइज होता है, व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि जो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी। वैल्यू का मतलब ये है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगा। वो सारी चीजों को जानने के लिए बायो और सैवर्ट के दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कंबाइंड कंट्रीब्यूशन से अपना लॉ दिया, बायो सैवर्ट लॉ, जिससे हम फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए current carrying wire. We find magnetic field due to a current carrying wire. तो हम देखते हैं क्या है ये, कैसे क्या इन्होंने। मैं यहां पर ले रहा हूं एक वायर, ये वायर है एक्स वाई। इस वायर में कुछ करंट फ्लो हो रहा है आई, तो आप देख रहे हैं एक्स टू वाई डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ये देखिए वायर मैंने स्ट्रेट नहीं रखा है क्योंकि जरूरी नहीं कि वायर स्ट्रेट हो। तो ये कुछ मान लीजिए इसका हो गया एक्सिस, जिस एक्सिस थोड़ा स्लाइड तिरछा है। अब बायो और सैवर्ट ने सबसे पहली बात क्या की है अपने लॉ में, इसको आप समझिए। इस वायर में जब करंट फ्लो हो रहा है तो इस वायर के सराउंड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जिसे हमें फाइंड करना है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में इस वायर के इलेक्ट्रिक करंट का रोल है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट इस वायर में फ्लो हो रहा है वही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो बायोट और सैवर्ट ने पहली बात क्या कही, बायोट और सैवर्ट ने पहली बात ये कही कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इसमें इस वायर के स्मॉल सेगमेंट्स का रोल है। स्मॉल सेगमेंट्स का मतलब क्या है, आप उसे स्मॉल सेगमेंट कह लीजिए, स्मॉल पार्ट कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। यानी इसका मतलब ये है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें इसके छोटे छोटे पार्ट, इन छोटे छोटे पार्ट्स का रोल, मतलब इस पॉइंट से भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इस पॉइंट से भी, इस पॉइंट से भी, इस पॉइंट से भी, इस पॉइंट से भी, और वही टोटल जो है कंबाइंड इसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो सबसे पहली बात जो बायो सैवर्ट लॉ ने अपने लॉ में एज्यूम की है वो ये है कि दिस वायर इज मेड अप ऑफ different segment, different element which is produce magnetic field। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, जिस वायर के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने जा रहे हैं उसमें हम ले लेंगे एक स्मॉल एलिमेंट। ये जो स्मॉल एलिमेंट है, अगर मैं कहूं कि इस वायर का जो टोटल लेंथ है मैं कहूं उसे L, स्मॉल l, तो आपका जो एलिमेंट होता है, पार्ट होता है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं क्लास 11 में, उसे हम डिनोट करते हैं सेगमेंट उसे कहिए आप, या उसे आप कहिए एलिमेंट।
तो उसे हम डिनोट करते हैं dl से। तो ये जो पार्ट हो गया इतना, ये हो गया dl, ठीक है। और dl के ऊपर मैंने वेक्टर साइन लगाया है, यानी इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन जो है वो सेम एज द इलेक्ट्रिक करंट, यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में एलिमेंट dl होगा। अब इस dl एलिमेंट से ये ले रहा हूं मैं एक पॉइंट P, ये जो पॉइंट P है ये इस dl एलिमेंट से कुछ है वेक्टर r डिस्टेंस पे, और इसी पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। इसी पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है बाय द बायो-सावर्ट लॉ। तो जब मैंने एलिमेंट लिया है dl, यानी करंट एलिमेंट, वायर का एक छोटा पार्ट लिया है, तो उस वायर का जो छोटा पार्ट dl है उसके वजह से जो पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसे हम कहेंगे dB। यहां पे जो B वर्ड है, B जो है ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं B से, लेकिन इसके आगे D हमने इसलिए लगा दिया, D डिनोट्स स्मॉल सेगमेंट, यानी स्मॉल सेगमेंट dl की वजह से जो पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड है वो है आपका dB। ये कुछ डायरेक्शन ऐसे है यानी क्लॉकवाइज, और यहां पे कुछ बन रहा है एंगल थीटा। तो बायो-सावर्ट लॉ ने अपने पूरे एक्सपेरिमेंट में क्या कहा, अब हम उस रिजल्ट पे आते हैं। दैट इज जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है dB, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो इन्होंने सबसे पहले कहा, बायो-सावर्ट लॉ ने, बायो-सावर्ट ने कहा मैग्नेटिक फील्ड dB ड्यू टू करंट एलिमेंट dl। जब भी मैं dl लिखूं आपको ध्यान रखना है वो क्या है, करंट एलिमेंट, उस वायर का जिसमें करंट फ्लो होता है, एक एलिमेंट छोटा सा पार्ट। तो dB जो है ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट I के। मैंने क्या कहा, dB जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट I के, यानी अगर हम करंट I को इंक्रीज करेंगे तो इस पॉइंट P पर इस करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम करंट I को डिक्रीज करेंगे तो इस करंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब आप जानते हैं, पहला मैंने ये बताया। तो बायो-सावर्ट लॉ ने पहला ये बताया, ठीक है, इसे आप इक्वेशन 1 कह दीजिए। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड dB है ड्यू टू करंट एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, जो मैग्नेटिक फील्ड dB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट एलिमेंट dl के, यानी ये जो dl है जितना होगा उसी के हिसाब से वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। तो तीसरी बात इन्होंने क्या कही कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड dB है ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल थीटा ऑफ साइन, यानी साइन थीटा। तो जो एंगल साइन थीटा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये मैग्नेटिक फील्ड। यानी अब यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना मैक्सिमम होगा या कितना मिनिमम होगा वो इस बीच के एंगल पे भी डिपेंड करेगा। और वो बीच का एंगल किसके बीच में है, करंट एलिमेंट और इस पोजीशन वेक्टर r के बीच का एंगल। यानी अब इस करंट के जो यहाँ पे एंगल है थीटा, ये भी एक फैक्टर होगा जिसे हम आगे देखेंगे कैसे मैक्सिमम और मिनिमम होता है। तो ये इक्वेशन 2 हो गया, ये 3 हो गया। और बायो-सावर्ट ने फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही वो ये कहा कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल
टू द स्क्वायर, किसका स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आर, यानी ये इसकी हो गई फोर्थ बात। ठीक है, तो चौथी बात बायोट और सेवर्ट ने क्या कहा कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू करंट एलिमेंट्स इज स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये पूरा बायोट सेवर्ट लाने की जो फोर्थ रिलेशन दिया, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, यानी जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट डीएल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ साइन यानी थीटा, जो कि डीएल और आर के बीच का एंगल है, एंड डीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस यानी आर स्क्वायर। अगर इन सारे इक्वेशंस को कंबाइन कर दें तो हमें क्या मिलता है, तो इन सारे इक्वेशन को कंबाइन करने पे मिलता है dv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये बायोट सेवर्ट लॉ के जो 4 डिफरेंट लॉ थे वो मैंने कंबाइन कर दिया। अब आप ये भी जानते हैं कि ये है आपका प्रोपोर्शनल का साइन। जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हम एलिमिनेट करेंगे तो क्या आएगा, एक इक्वल टू और एक कांस्टेंट। तो जैसे ही मैंने इसको एलिमिनेट किया, ये आ गया dv इक्वल टू एक कांस्टेंट k, और ये आ गया आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये मैंने बायोट सेवर्ट लॉ का कॉम्बिनेशन कर दिया। एक बार आप सबको बहुत अच्छे से देख लीजिए। तो ये हमने पूरा फाइनल रिजल्ट फाइंड कर लिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं इसके बाद इस इक्वेशन को और एक्सप्लेन करते हैं। जो मेरा फाइनल इक्वेशन है बायोट सेवर्ट लॉ का, मैं उससे शुरुआत करता हूं। फाइनल इक्वेशन क्या है, dB इक्वल टू k आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहां पे जो ये k है, ये k है आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये है आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो आपका k है, ये डिपेंड ऑन द मीडियम between point P and current element dl। यानी यहां पे जो करंट एलिमेंट जहां से हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं वो, और जिस पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं वो, उनके बीच का जो मीडियम होगा, उस मीडियम पे इस k की वैल्यू डिपेंड करेगी। उसके साथ यहां पे जो हम ले रहे हैं I यानी करंट, dl यानी कि करंट एलिमेंट जो कि लेंथ है, साइन थीटा जो एंगल है, और r जो डिस्टेंस है। हम इसके लिए कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं, SI सिस्टम, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, उस पे भी k की वैल्यू डिपेंड करेगी। तो ये पहली बात है जिसपे k की वैल्यू डिपेंड करते हैं। इस पे मीडियम बिटवीन द पॉइंट P एंड द करंट एलिमेंट dl। और दूसरा ये डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ यूनिट टू बी चूजन। ठीक है, इस पे आपका k का वैल्यू डिपेंड करता है। अब k की वैल्यू जो आती है SI में, वो है क्या, जरा समझिए। इसको आप ध्यान रखिएगा, नोट भी कर लीजिएगा तुरंत के तुरंत। यहां पे जो k की वैल्यू आएगी, जो मैंने बताया कि मीडियम पे डिपेंड करेगा और सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड करेगा। तो अगर मैं इसे SI यूनिट पे लूं, तो यहां पे जो मैं इसको यहां लिख रहा हूं, खत्म बंद हो गया, स्पेस खत्म, बंद होगा 14 मिनट में बंद।